नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी समेत प्रदेश भर की तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रतनपुर के गिरजाबंद और नवा गांव में फैला डायरिया। सीएचसी में सभी 37 बेड फुल, एक ही डॉक्टर के भरोसे इलाज। सामाजिक विवाद पहुंचा थाने, एफआईआर दर्ज। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर समाज के प्रतिनिधियों ने एसएसपी से की मुलाकात। 25 जुलाई से शुरू होगी रामायण यात्रा। नेपाल के जनकपुर से लेकर रामेश्वरम तक 15 तीर्थ स्थलों के होंगे दर्शन। और जिले में खाद की किल्लत, विपणन अधिकारी का दावा, डीएपी छोड़ सभी खाद उपलब्ध। तो ये थी आज की हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बरसात शुरू होते ही रतनपुर क्षेत्र में डायरिया का संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। गिरजावन और नवागांव इलाके में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हालात बिगड़ने लगे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते अस्पताल में अब बेड की भारी कमी हो गई है और सिर्फ एक डॉक्टर के सहारे पूरा इलाज चल रहा है। हर दिन डायरिया के दर्जनों मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिनमें गंभीर मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। अस्पताल के सभी 16 बेड भर चुके हैं और सीमित स्टाफ के साथ व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। प्रभारी डॉक्टर विजय चंदेल ने बताया कि अधिकतर मरीज दूषित पानी पीने से बीमार हुए हैं, इसीलिए लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही इस्तेमाल करें। वर्तमान में करीब 16-17 के अराउंड है हमारे यहाँ मरीज और रोज़ डेली 10 के अराउंड आ रहे हैं। 10 से 12 पेशेंट डेली यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं, उल्टी दस्त के पेशेंट। अभी कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके स्थिति हो रही है खराब, लेकिन अभी कंट्रोल में है ओवरऑल। समस्या इसलिए आ रही है कि लोग बाहर का पानी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आ रही है। नल का पानी जो पी रहे हैं उस कारण से आ रही है, बाहर का पानी पी रहे हैं उस कारण से आ रही है। पानी केवल उबाल के पिए, समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। केवल उबाल के पीजिए पानी। ये बेसिकली अभी रतनपुर और रतनपुर के आसपास के क्षेत्र के हैं सारे पेशेंट। गिरजावन नवा गांव से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा हुआ है। वहाँ पर अभी तक 30 से 40 पेशेंट आ चुके हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हालात को लेकर चिंतित हैं। पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष कन्हैया यादव ने अस्पताल पहुंचकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने प्रशासन से भी स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त डॉक्टर और संसाधन मुहैया कराने की मांग की है, ताकि संक्रमण पर जल्द नियंत्रण पाया जा सके। डायरिया का जो प्रकोप फैल रहा है, मैं सबसे पहले तो नगर वासियों को इससे निवेदन करना चाहूँगा कि देखो, डायरिया जो है, सबसे पहले तो आप स्वच्छता के प्रति ध्यान दें, आप गर्म पानी का उपयोग करें और साफ सफाई के विषय ध्यान दें, क्योंकि जो डायरिया है वो गंदा पानी की वजह से आता है। और इसके साथ साथ जो हमारे नगर पालिका जो रतनपुर 15 वार्ड है, मैं सारे जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि जितने भी पाइपलाइन हैं उनको दुरुस्त कराएं, किसी भी पाइपलाइन में गंदा पानी न जाए। मानसूनी वर्षा शुरू हो चुकी है, ऐसे में पानी को लेकर सतर्कता बरतना यानी अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना है। इसीलिए डॉक्टरों ने सभी से पानी की शुद्धता को लेकर सतर्क किया है, ताकि डायरिया जैसी विभिन्न बीमारियों से बचा जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि 4 विश्वविद्यालयों के बीच एक शराब भट्टी कई वर्षों से संचालित है, जहां बिरकोना रमतला चौक के पास हनुमान मंदिर से सटे इस मदिरा दुकान के चलते छात्र छात्राएं, महिला और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शराबियों का जमावड़ा और उनके बर्ताव से लोगों का उस रास्ते से गुजरना तक मुश्किल हो गया है।
यह शराब भट्टी पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, डीपी कॉलेज और गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे 4 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के बीच स्थित है। बिरकोना और रमतला के बीच इस मंदिर चौक पर शराबियों का रोज जमावड़ा लगता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि महिलाएं यहां गुजरने में डरती हैं, छात्राएं खुद को असुरक्षित मानती हैं और शराबी आए दिन राहगीरों से बदसलूकी करते रहते हैं। स्थानीय निवासियों और छात्रों ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यह है कि आखिर प्रशासन क्यों चुप है? क्या मंदिर, यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाके के बीच ऐसी जगह पर शराब भट्टी होना जायज़ है? लोगों की मांग है कि इस दुकान को जल्द से जल्द बंद किया जाए ताकि क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्र और स्थानीय महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। यहाँ बहुत दिक्कतें होती हैं आए दिन, मतलब कई एक्सीडेंट भी हुए हैं पिछले साल ही। तो हम लोग भी घूमने जाते हैं तो डर बना रहता है कि कहीं गाड़ी से एक्सीडेंट ना कर जाए, और लूटपाट का भी वो रहता है, डर बना रहता है। हाँ, डर बना रहता तो है। आप लोग चाहते हैं कि यहाँ से भट्टी हटा? हाँ, दारू भट्टी हटा देना चाहिए, क्योंकि 2-3 बार ना एक्सीडेंट हो चुका है इधर आसपास में। यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे। हाँ, यूनिवर्सिटी लड़कियाँ भी जाती है, आती है पढ़ने, गाँव से भी आते होंगे। हाँ, लड़कियाँ भी, तो उनको भी दिक्कत होती है। हाँ। ग्रैंड न्यूज की टीम ने जब इस मदिरा दुकान को लेकर आने जाने वाले लोगों से बात करने की कोशिश की तो ज्यादातर ने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हमें इस मामले में न घसीटा जाए, ना ही हम कुछ बोलना चाहते हैं। लोगों के जवाब में डर साफ नजर आया, कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता, मानो सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी उनकी मजबूरी बन गई हो। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है जिससे लोग डरे हुए हैं? किस अधिकारी या फिर नेता का हाथ है इस मदिरा दुकान के संचालन में, जिसके चलते लोग आवाज उठाने से कतरा रहे हैं? मामला चाहे जो भी हो, लेकिन शिक्षा के मंदिर के आसपास ये वातावरण ना बने तो ही बेहतर है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका पुलिस चौकी अंतर्गत एक बाइक सवार से शराब के लिए पैसे मांगने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। 3 युवकों ने रास्ता रोककर न सिर्फ गाली गलौज की, बल्कि डंडे से हमला कर घायल भी कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक व्यक्ति जब अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तब ग्राम बिजौर के पास 3 युवकों ने उसका रास्ता रोका। आरोपियों ने शराब पीने के लिए जबरन पैसे मांगे और इनकार करने पर गाली गलौज करते हुए डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित के हाथ में गंभीर चोट आई। तीनों युवक रामायण चौक भतराई क्षेत्र के निवासी हैं, जिनके नाम हैं तुषार उर्फ लक्की यादव, प्रहलाद यादव उर्फ सूरज साहू। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि बिजौर आम रास्ते में 3 अज्ञात बदमाश जो हैं लोगों को रोककर जो है मारपीट कर रहे हैं और भयभीत कर रहे हैं। रिपोर्ट पर जो है थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी तुषार उर्फ लक्की यादव, प्रहलाद यादव एवं सूरज साहू को गिरफ्तार कर जो है विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की और उन्हें पकड़ लिया। उनके पास से डंडा और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई है। तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सरकंडा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग को अपने साथ रखने और लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी राधेश्याम पटेल को पुलिस ने चांटेडी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी और नाबालिग के बीच जान पहचान सरकंडा क्षेत्र में हुई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया और कोरबी क्षेत्र में किराए के मकान में रहने लगा। वहां पर लगातार शारीरिक शोषण की बात सामने आई है। प्रारंभिक शिकायत कोरबी चौकी में दर्ज कराई गई थी, लेकिन घटना सरकंडा क्षेत्र से जुड़ी होने पर मामला सरकंडा थाने को ट्रांसफर किया गया। कोरबा जिले के पसान थाना से एक 0 में जो है अपराध रजिस्टर्ड होकर जो है नंबरी अपराध होने के लिए जो है थाना सरकंडा में प्रेषित किया गया था, जिस पर थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 886/25 धारा 363, 366, 376, 3, 4651 के तहत पंजीबद्ध किया गया था। पंजीबद्ध किया जाकर चूंकि मामला गंभीर है, नाबालिग से दुष्कर्म का मामला था, आरोपी की पतासाजी कर राधेश्याम पटेल पिता संतोष पटेल 25 वर्ष को जो है
चाटीडीह बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध जो है विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक अभियोक्ता पर भेजा गया। मामले की विवेचना के दौरान आरोपी लगातार फरार चल रहा था। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उसे चाटीडीह में ट्रेस किया और घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी राधेश्याम पटेल घाना घाट लोरमी जिला मुंगेली का निवासी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में बक्सर राजपूत क्षत्रिय समाज का आंतरिक विवाद अब पुलिस थाना और SSP कार्यालय तक पहुंच गया है। समाज के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और सेवानिवृत्त DIG PS ठाकुर की शिकायत पर मौजूदा अध्यक्ष दारा सिंह राजपूत के खिलाफ सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि वर्ष 2012 में तैयार समाज की मूल नियमावली में फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेजों में कूट रचना की गई और छल पूर्वक बैंक खाता खोला गया। इस पर IPC की धारा 420 और 467 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। समाज की पुरानी नियमावली के साथ छेड़छाड़ करते हुए दस्तावेजों में कूट रचना कर फर्जी तरीके से बैंक खाता खोले जाने का मामला सामने आया है। कहा गया कि ये पूरा मामला सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज प्राप्त होने के बाद सामने आया, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई है। मौजूदा अध्यक्ष दारा सिंह राजपूत ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में सभी निर्णय समाज के बायलॉज के अनुसार लिए गए हैं और कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। उन्होंने इसे समाज की छवि धूमिल करने की कोशिश बताया। इसी के विरोध में समाज के प्रतिनिधियों ने SSP रजनीश सिंह से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पूर्व हमारे केंद्रीय अध्यक्ष रहे श्री पुकल सिंह ठाकुर, पूर्व रिटायर्ड DIG, जो अभी वर्तमान में 2 बार के निर्वाचित हमारे राजपूत क्षत्रिय समाज पंजीयन क्रमांक 3738 के अध्यक्ष माननीय दारा सिंह के खिलाफ झूठा प्रपंच रच के उसको ज़बरदस्ती फंसाने की प्रयास कर रहा है, समाज को तोड़ने का काम कर रहा है वो, और कई प्रकार के धौंस देता है। और कई बार हम समाज की ओर से उनको समझाने की बुझाने की प्रयास किए, समाज को धता बता करके वो पूर्व जितना भी पदाधिकारी हैं उनको परेशान करते हैं। वर्तमान में सबको धौंस दिखाते हैं। सभी का जो प्रतिनिधि है, अध्यक्ष हैं, वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय दारा सिंह के साथ हैं। हम अभी जो FIR करवाए हैं पुकल सिंह के विरोध में, हम ज्ञापन दिए हैं माननीय SP साहब को पुकल सिंह के खिलाफ, और जो गलत तरीके से जो FIR किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की हम मांग किए हैं। राजपूत क्षत्रिय समाज पंजीयन क्रमांक 3738 छत्तीसगढ़ के सारे पदाधिकारी SP ऑफिस में ज्ञापन देने आए हैं। पूर्व में हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष रहे हैं श्री पुकल सिंह ठाकुर, जो पूर्व DIG रिटायर हैं, उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष श्री दारा सिंह राजपूत के ऊपर झूठा और कूटचरित जो दस्तावेज है वो प्रस्तुत करके उनके खिलाफ FIR करवाया सिविल लाइन में धारा 420, धारा 467 के तहत, जो कि बिल्कुल निराधार है और हम इसका विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि वो जो पूर्व पुलिस रहे हैं उसके आधार पर दबाव बनाकर ये जो कार्रवाई कर रहे हैं और जो समाज में विध्वंस पैदा करने का काम कर रहे हैं, उसके हम पुरजोर विरोध करते हैं। और उसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए आज हम SP साहब के पास आए हैं और हमने निष्पक्ष जांच की मांग की है। हमारी समाज जो है बक्सर राजपूत क्षत्रिय समाज पंजीकृत है, जिसका पंजीयन क्रमांक 3738 है, जिसका वर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष हमारे श्रीमान दारा सिंह जी है।
जिस पर झूठा पूर्व डीआईजी पद का इस्तेमाल करते हुए पूर्व खुद क्षेत्रीय केंद्रीय अध्यक्ष से उपस्थित था वो, और एक पंजीयन का आधार को झूठा मूठा पेश करके अपनी पावर जो एक डीआईजी हूँ करके उसका दबाव डाल के थाना में झूठा केस करके उस पर जो 420 धारा और 467 धारा का इस्तेमाल किया है, जिसके आज पूरे समाज हमारे छत्तीसगढ़ के आज उपस्थित हुए हैं। एसपी साहब से आग्रह किया कि निष्पक्ष जाँच करें, अन्यथा आने वाले समय में अगर निष्पक्ष जाँच नहीं होगा तो समाज की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। शिकायतकर्ता पहुंचे थे और उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनीश सिंह सर द्वारा आश्वासन दिया गया है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच पर जैसे तथ्य पाए जाएंगे वैसी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अभी जो एफआईआर दर्ज की है वो सिर्फ एक प्राथमिकी सूचना के बेस पर अपराध दर्ज किया गया है, लेकिन सारे जांच पूरे हर पहलू हर बिंदु पर जांच की जाएगी और उसके बाद जैसे तथ्य आएंगे वैसी अग्रिम विवेचना की जाएगी निष्पक्ष। समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द निष्पक्ष जांच कार्रवाई नहीं हुई तो वे जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा 8वीं केंद्र वेतन आयोग के गठन में देरी, समान स्थिति वाले गैर याचिकाकर्ताओं कर्मचारियों को न्यायिक राहत का विस्तार न करने, एनपीएस यूपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन को बहाल करने, राज्य कर्मचारियों के मुद्दे पर विचार करने सहित अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद और भारतीय मजदूर संघ की ओर से सरकारी प्रतिष्ठानों में गुरुवार को शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया, जहां इन मांगों पर हुंकार भरते हुए संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने मांग रखी कि इन सभी मांगों पर जल्द से जल्द गौर किया जाए ताकि उन्हें इन सभी का फायदा मिल सके। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए संघ के पदाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को संघ के द्वारा संचालित किया जा रहा है, लेकिन अगर इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होती तो आगे उग्र आंदोलन के माध्यम से इन मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे इन सभी पदाधिकारी ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस पर गौर कर कर्मचारियों के हित में निर्णय ले। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के आह्वान पर संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के द्वारा 8वां वेतनमान का केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा गठन कर दिया गया है, लेकिन उसमें नॉमिनेट नहीं किया गया है कि अध्यक्ष कौन रहेगा, महामंत्री कौन रहेगा और अन्य पदाधिकारी कौन रहेंगे, जिसके कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और 2026 जनवरी से हम लोग को 8वें वेतनमान का लाभ मिलना है। जब तक आप गठन ही नहीं करोगे तब तक हमको लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे प्रदेश में एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम से हम लोग सौंप रहे हैं, माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से। हम आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से ये चाहते हैं कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा शीघ्र की जाए। इसके गठन न होने से कर्मचारियों में असंतोष फैल रहा है। और दूसरा ये है हमारे ज्ञापन में कि बहुत से कर्मचारी जो न्यायालय में जाते हैं उनको उसका लाभ मिलता है, तो उनके समकक्ष समस्या वाले कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलता है। हम ये मांग करते हैं कि जो कर्मचारी यदि किसी एक पद पर उसको लाभ न्यायालय से मिल गया है, उसके समकक्ष सभी पदों को लाभ दिया जाए। ये हमारी मांगे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में नर्सरी और कक्षा पहली में निःशुल्क दाखिले के लिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है। इस अधिनियम के तहत पहले चरण में गरीबों के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला देने वाले इस योजना की सीट खाली रह गई। अभिभावकों का कुछ मोह भंग हुआ है तो जटिल नियम और मनपसंद स्कूल नहीं मिलने की वजह से इस अधिनियम के तहत निर्धारित सीटें खाली रह गई हैं। आरटीई एक्ट के तहत किसी भी निजी स्कूलों की शुरुआत कक्षा में 25% सीट बीपीएल वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए आरक्षित है। साल दर साल योजना में कई नियम लागू हुए। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक निश्चित दायरे के भीतर निवास करने वाले परिवार के बच्चों को ही संबंधित स्कूलों में दाखिला मिलता है। आज से बच्चे और उनके पालकों को आवेदन करने की प्रक्रिया हुई थी। कुछ तकनीकी, मैं पता किया था, कुछ तकनीकी कारणों से वो आवेदन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पालकगण जो पहले से भी आवेदन किए हुए हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल इश्यू के कारण उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब ऑप्शन आने लगेगा। तो मैं
पूरे बिलासपुर जिले में सभी से अपील करता हूं, जो प्रवेश के लिए अभी प्रथम चरण में वंचित हो गए हैं, ऐसे पालक इसमें पुनः आवेदन और ऑप्शन में अपना इंदराज करें और जो भी सीट होगा लॉटरी के माध्यम से उनका प्रवेश कराया जाएगा। बच्चों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उनके संबंधित क्षेत्र के स्कूलों में ही दाखिला मिल सकता है, जिसके कारण अभिभावकों को मनपसंद स्कूल का विकल्प नहीं मिलता। ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों को अपने क्षेत्र के स्कूलों में दाखिला नहीं दिलाना चाहते, जिसके कारण सीट खाली रह जाती है। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुल गए हैं, उसका भी इस योजना पर प्रभाव पड़ा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कॉलेजों में प्रवेश के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में अनारक्षित वर्ग में बीकॉम और बीएससी में 90 से लेकर 95% तक कट ऑफ देखा गया है। इसी तरह बीए में 60 से लेकर 75% तक अंक प्राप्त करने वाले छात्र चयनित हुए हैं। प्रवेश के लिए पहली मेरिट लिस्ट कल 2 जुलाई को जारी की गई है। आप सभी को बता दें, पहले अटल विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही लिस्ट रिलीज की गई। इसके बाद सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने पहले से खुद डाउनलोड किया। इसके बाद ही ये आम अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई। करीब 130 महाविद्यालयों से आई जानकारी के अनुसार कल पहली लिस्ट जारी हुई और इसमें काफी ज्यादा कट ऑफ भी नजर आया। अनारक्षित वर्ग में सबसे अधिक मारामारी दिखाई दे रही है। बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए कई संस्थानों में 90 से 95% तक अंक रखे जा रहे हैं। इसी तरह बीकॉम में दाखिले के लिए कई बड़े कॉलेजों में 90% तक कट ऑफ गया है। दूसरे कई कॉलेजों में कम अंक लाने वालों का भी प्रवेश हो रहा है। बीए प्रथम वर्ष में कला की पढ़ाई करने वाले अनारक्षित वर्ग के छात्रों को 60 से लेकर 75% अंक आने पर ही प्रवेश दिया जाएगा, ऐसा पहली लिस्ट को देखकर लगता है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री राम के भक्तों के लिए IRCTC ने खास ट्रैवल प्लान लॉन्च किया है, जिसमें वे एक बार में भगवान श्री राम से जुड़े सभी दार्शनिक धार्मिक स्थलों की सैर कर सकेंगे। 25 जुलाई 2025 से IRCTC अपने भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से श्री रामायण यात्रा की शुरुआत करने जा रहा है। ये ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। इस यात्रा के अंतर्गत तीर्थ यात्रियों को भगवान राम से जुड़ी जगहों अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, सीतामढ़ी, जनकपुर, श्रृंगेश्वरपुर, नासिक, हम्पी से लेकर रामेश्वरम तक घूमने और प्रभु श्री राम के दर्शन का मौका मिलेगा। ये रामायण यात्रा 16 रातें व 17 दिन की होगी। ट्रेन का पहला पड़ाव अयोध्या होगा, जहां तीर्थ यात्रियों को राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी, राम की पैड़ी भी देखने का अवसर मिलेगा। बिलासपुर में मुहर्रम के पवित्र अवसर पर गम और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। करबला की शहादत की याद में जहां मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं, वहीं शहर के विभिन्न इलाकों से मानता वाले
सवारियां भी निकल रही है। इसी कड़ी में बंगला यार्ड क्षेत्र से वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए चांद मोहम्मद के नेतृत्व में विशेष सवारी निकाली गई। उधर सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर एसएसपी रजनेश सिंह ने खुद मोर्चा संभालते हुए शहर भर के इमाम बाड़ों का निरीक्षण किया और आयोजकों से शांतिपूर्ण आयोजन की अपील की। बिलासपुर के बंगला यार्ड रेलवे क्षेत्र से हर वर्ष की तरह इस बार भी मानता वाली सवारी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। मुजावर चांद मोहम्मद के नेतृत्व में निकलने वाली इस विशेष सवारी को लेकर क्षेत्र में धार्मिक आस्था और उल्लास का माहौल देखने को मिला। आयोजन के दौरान परंपराओं का पूरी तरह पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने मन्नतों और मुरादों के साथ शांति और अनुशासन बनाए रखा। तो सभी जगह हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से इसका आयोजन हो रहा है और कहीं कोई ऐसी असुविधा नहीं है। यातायात के लिए भी व्यवस्था लगी हुई है, पुलिस व्यवस्था पर्याप्त है। आप सभी लोग ये हमारे पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं। हाँ, आरक्षण हो गया ना सर? अच्छा, तो सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। मुहर्रम के 6वें दिन एसएसपी रजनेश सिंह ने शहर भर के इमाम बाड़ों और आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया। उनके साथ एएसपी राजेंद्र जायसवाल, सीएसपी निमितेश सिंह परिहार समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बंगला यार्ड स्थित इमाम बाड़े पहुंचकर उन्होंने खादिमों से चर्चा की और सुरक्षा, सवारी मार्ग तथा भीड़ नियंत्रण की जानकारी ली। आयोजकों ने प्रशासन के सहयोग के प्रति आभार जताया और भरोसा दिलाया कि सवारी शांति और मर्यादा के साथ निकाली जाएगी। वहीं एसएसपी ने भी स्पष्ट किया है कि पुलिस हर स्तर पर सहयोग को तैयार है ताकि पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। आज हम मौजूद हैं इमाम बाड़ा में, जहाँ शोक और दुख का एक त्योहार बोला जाता है, जो लोगों के समझ में आते हैं। एक त्योहार लेकिन एक और शोक और दुख का समय होता है। अभी हमारे कुछ भाईजान लोग मौजूद हैं, हम पूछेंगे उनसे मुहर्रम होता क्या है। लोगों को ये नहीं पता होता है, मुहर्रम की बधाई दी जाती है, लेकिन मुहर्रम होता क्या है उनको पता ही नहीं होता है। भाईजान आप ये बताइए, तो मुहर्रम किस लिए हम लोग मनाते हैं और क्या है इसकी वजह? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में मनाते हैं मुहर्रम, और हर साल इसी तरह हम लोग मनाते हैं अकीदत के साथ। लोगों के हमेशा दिमाग में, जहन में आता है कि एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन कभी इनको ये नहीं पता कि एक दुख का समय होता है। तो उसको थोड़ा लेके आप क्लियर करेंगे भैया। ये गम का त्योहार है मुहर्रम जो है, इसको हम लोग हर साल इसी तरह मनाते हैं ताकि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में वो कर सके। क्या विशेष भाईजान इसमें किया जाता है? विशेष हमारे यहाँ सवारी उठता है और सवारी उठ के गश्त करता है, और जो भी मुरादी हैं जो आते हैं, जो मजबूर है, बेबस है, लाचार है, किसी को भूत प्रेत पकड़ा है, तो ये सब ठीक होता है। भाईजान मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ पे जैसे और धर्म के लोग होते हैं और संप्रदाय के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनको ये लगता है कि एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। विशेष ये दुख का त्योहार है, ये आप उन सबको बताइए, आप अपने हिसाब से बताइए। उन सबको मालूम है कि मुहर्रम जो है ये त्योहार नाम का है, लेकिन त्योहार नहीं है, ये गम का त्योहार है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कौम के लोग जुड़े हुए एक कौमी एकता का मिसाल है और सब एक साथ मनाते हैं, और उन सबको मालूम है कि ये गम का त्योहार है। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में और खास करके बिलासपुर तारबार में एक मिसाल बनी हुई है, कायम किया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है और मिलजुल के खुशी से त्योहार को अंजाम देते हैं। इसी तरह हर जगह में होना चाहिए और नफरत भाषण हटना चाहिए। ये जो मुहर्रमुल हराम जो हमारा त्योहार है, ये साल का नया, मुस्लिम साल का नया आगाज होता है इससे, और इसी शुरुआती महीने में हमारे जो अहले बैत के जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके जो 72 जानिशान जो हक और बातिल की लड़ाई के लिए अपनी जान को कुर्बान करके इस्लाम का परचम लहराया और इस्लाम को जिंदा किया, आज उन्हीं की याद में हर साल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ये त्योहार मनाया जाता है। देखिए, भारत जो हिंदुस्तान जो एक देश है वो कौमी एकता का देश है, मतलब सर्वधर्म वाले इस देश में रहते हैं। हमारी संस्कृति ऐसी है कि सभी लोग इस देश में रहते हैं और आपस में भाईचारा है। कभी इस चीज की आपस में एक दूसरे के प्रति विरोध या
दुश्मनी नहीं रखते हैं। अभी कुछ ही सालों से ये मामला शुरू हुआ है हिंदू मुस्लिम का, जो राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और धार्मिक तौर पर अभी भी आप देख लो, किसी भी धर्म के लोग को, हिंदू धर्म का भाई हमारे यहाँ आता है, हम उनके यहाँ जाते, एक दूसरे के शादी में शरीक होते हैं, सुख दुख में साथ होते हैं। ये हमारे दिलों में कभी भी एक दूसरे के लिए नफरत नहीं है। ये हिंदुस्तान में जो अभी माहौल बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर बनाया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जर्जर स्कूल भवनों में कक्षाएं न लगाने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों से ऐसे सभी भवनों की तत्काल रिपोर्ट मांगी है ताकि स्कूलों की मरम्मत के लिए आवश्यक राशि आवंटित की जा सके। इस दौरान उन्होंने आगामी 5 जुलाई को जिले भर में सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। एक पेड़ मां के नाम अभियान में सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बड़े पौधे लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर ने बारिश के मौसम को देखते हुए जल संरक्षण और वृक्षारोपण को प्राथमिकता देने को कहा, जिस पर डीईओ अनिल तिवारी ने बताया कि 5 जुलाई से जिले के सभी विद्यालयों में वृक्षारोपण का कार्य कराया जाएगा, जिसकी तैयारियां चल रही है। पूरे बिलासपुर जिले में वृक्षारोपण का कार्यक्रम जिला प्रशासन की ओर से 5 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। इसमें कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया है कि सभी जो परिसर हैं जिसमें बाउंड्री वाल और सुरक्षा की व्यवस्था, उसमें वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षारोपण करते समय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए, समाज को भी उसमें शामिल किया जाए, ताकि लोग अवेयर हों, जागरूक हों कि पेड़ पौधे लगाने से कई प्रकार के लाभ हम ही को है। जैसे पेड़ पौधे लगाने से जल संरक्षण होगा और वाटर लेवल जो काफ़ी नीचे चला जाता है तो वाटर कंजर्वेशन होगा, जल संरक्षण होगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा। और जिला प्रशासन की ओर से इसमें जल संरक्षण के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप और पौधों के संरक्षण के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें अपने अपने विभाग में जो गतिविधियां की जा रही हैं, पौधारोपण किया जा रहा है, उसकी जानकारी हमको देना है। और इससे सभी समाज के लोगों को भी जोड़ने का उद्देश्य है। वृक्षारोपण कर देने भर से नहीं, उस वृक्ष को आने वाले सालों में वो बड़ा स्वरूप हो उसका। इसी के तारतम्य में हम लोगों ने स्कूलों में जहाँ पर बाउंड्री वाल है और सुरक्षा की व्यवस्था है, वहाँ पौधों का रोपण शुरू किए हैं। और एक व्यक्ति हैं देवी प्रसाद चौबे जी, उन्होंने हमको 1200 पौधे उपलब्ध कराए हैं नीम के, और 4-4, 5-5 फीट के पौधे हैं। इनको हम स्कूलों से जहाँ डिमांड आ रहा है वहाँ से दिए हैं। जैसे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुटकू में 100 पौधों की मांग थी, हमने 100 पौधे उपलब्ध कराए हैं। वो गर्ल सरकंडा स्कूल में 25 पौधे उपलब्ध कराए हैं। और सीए एसोसिएशन के माध्यम से विजयौर स्कूल में मैं स्वयं उपस्थित था, हम लोग 50 पौधों का वृक्षारोपण बच्चों के सहयोग से किया है। ये पौधे लगा दिए जाते हैं, संरक्षण और मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। जी हाँ, एकदम सही बात है। संरक्षण और मॉनिटरिंग के लिए विद्यालय को ही जिम्मेदारी लेना है। और विजयौर स्कूल जहाँ पर मैं गया था, प्रत्येक पौधे के लिए 2 बच्चों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो उस समय भी शामिल थे जब वो पौधे लगाए गए, तो उसको वर्ष भर वो देख रेख करेंगे। और देख रेख करेंगे तो निश्चित रूप से बाउंड्री वाल भी है, वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 8 फीट का पौधा जो लगाया गया है आने वाले साल में वो अपने स्वरूप में आएगा और उसकी सुरक्षा हो पाएगी। 5 जुलाई से स्कूल में वृक्षारोपण का कार्य पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि छात्रों को भी प्रकृति के करीब लाने और उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने में मदद करेगा। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खरीफ सीजन में खाद और बीज की पर्याप्त व्यवस्था सहकारी समितियों में की गई है। किसान अपनी जरूरत के मुताबिक खाद बीज का उठाव कर रहे हैं। किसानों की मौजूदगी से समितियों में चहल पहल भी बनी हुई है। वहीं कलेक्टर संजय अग्रवाल संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर रोज इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। खरीफ वर्ष 2025 के लिए बीज निगम को 22,000 क्विंटल बीज की मांग के विरुद्ध बीज निगम द्वारा सहकारी समितियों में 20,000 क्विंटल भंडारण किया जा चुका है। जिला विपणन अधिकारी ने कहा कि यूरिया और सुपर फास्फेट की जिले में कहीं कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि किसान DAP की कमी और उसके विकल्प को समझे। यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटास का मिश्रण DAP का भी काम करेगा। पैदावार वैसे ही होगी जैसे DAP से होती है। सभी प्रकार का खाद है, सिर्फ DAP में प्रॉब्लम है तो ये पूरा कंट्री वाइज प्रॉब्लम है। DAP चूँकि इम्पोर्टेड है तो हमको कम प्राप्त हो रहा है, तो DAP की कमी रहेगी। इसके संबंध में हम कृषि विभाग REO वगैरह के माध्यम से, समिति के माध्यम से किसानों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि DAP से बेहतर अगर हम यूरिया में सुपर और पोटास का उपयोग करते हैं तो उसका जो एक कॉम्बिनेशन है वो DAP से बेहतर खाद के रूप में काम करता है। सुपर और पोटास का कोई कमी नहीं है, यूरिया का कोई कमी नहीं है। तो किसानों को ये समझना होगा कि भाई DAP की जगह में हम यूरिया उनको मिल ही रहा है, साथ में सुपर लें और पोटास लें, उसको मिक्स करके उसको DAP के रूप में यूज करें। वो काम करेगा जैसा DAP करता है, उससे बेहतर ही काम करेगा। बस इसमें क्या है, मिलाने में ये थोड़ा मजदूर लगेंगे, इसके अलावा और इसमें कोई इसका नेगेटिव नहीं है। उन्होंने बताया कि यूरिया में सुपर फास्फेट और पोटास का कॉम्बिनेशन किसानों के फसल के लिए कारगर साबित होगा। कृषि विभाग के अफसरों के माध्यम से किसानों को इस बात की समझाइश दी जा रही है कि वे DAP की बजाय सुपर फास्फेट, यूरिया और पोटास के मिश्रण का उपयोग अपनी फसल पर करें। इससे बेहतर उपज होगी। कैमरा पर्सन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट ने कृषि उन्नति योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के बाद दलहन, तिलहन और मक्का उत्पादक किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। आप सभी को बता दें कि पहले ये योजना केवल धान किसानों को कवर करती थी। इस योजना के तहत किसानों को कृषि इनपुट के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुसार कैबिनेट ने किसानों के हित में कृषक उन्नति योजना के दायरे के विस्तार का एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब इस योजना का लाभ धान की खेती करने वालों के साथ साथ दाल, तिलहन, मक्का उगाने वालों को भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में दलहन, तिलहन, मक्का जैसी फसल उगाने वाले किसानों की कृषक उन्नति योजना का लाभ देने का फैसला किया है। उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधन करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान राशि प्रदान की जाएगी। ये बड़ा निर्णय किसानों के हित में सरकार ने किया है। योजना के तहत पंजीकृत किसान जिन्होंने खरीफ सीजन 2024 में धान की खेती की थी,
और उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा था और अब खरीफ सीजन 2025 में धान के बजाय दाल, तिलहन और मक्का उगा रहे हैं, वे भी इस योजना के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार धान किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है, जिसमें कृषक उन्नति योजना के तहत दी जा रही आदान सहायता राशि भी शामिल है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और सामान्य लोगों के लिए सरकार द्वारा सस्ती कीमतों पर चावल और अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चावल त्योहार मनाया जा रहा है, जिसके तहत 3 माह यानी कि जून, जुलाई और अगस्त को एक मुफ्त चावल हितग्राहियों को दिया जा रहा है। ऐसे में लगातार बढ़ती भीड़ और सिस्टम में आती परेशानियों के चलते 1 माह बीत जाने के बाद भी राशन वितरण का कार्य पूरा नहीं हो सका है। इस पर ध्यान देते हुए शासन ने चावल वितरण की तिथि को बढ़ाते हुए 31 जुलाई तक कर दिया है। वहीं बिलासपुर में 5 लाख से अधिक कार्डधारी 3 माह का एक मुफ्त राशन लेने के लिए दुकानों में पहुंच रहे हैं, जिसमें BPL और APL राशन कार्ड हितग्राही शामिल है। उन्हें अब 31 जुलाई तक राशन मिल सकेगा। मामले की जानकारी देते हुए खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि जिले में चावल वितरण का कार्य 81% पूरा हो चुका है और आने वाले दिनों में राशन वितरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहीं चावल वितरण में हुई लेट लतीफी पर उन्होंने कहा कि पुराने मशीन को चेंज करने और OTP के जरिए कार्डधारी को राशन देने की वजह से वितरण में देर हुई है, लेकिन आगामी 10 दिनों में वितरण का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। जिले में 5,65,000 लगभग राशन कार्ड धारी हैं, जिसमें से आज की डेट तक 81% लगभग 4,60,000 लोगों को वितरित किया जा चुका है। बचे हुए जो 20% लोग हैं उनको बहुत आराम से राशन मिलेगा। प्रत्येक हितग्राही जिसकी जो पात्रता है उसके हिसाब से उसको राशन देने की जिम्मेदारी हमारी है। शासन ने इस महीने तक का डेट बढ़ा दिया है 31 जुलाई तक का। तो आपके माध्यम से मैं सभी हितग्राहियों को इंश्योर करना चाहूँगा कि सभी पात्र हितग्राहियों को राशन मिलेगा। नान और FCI को देने के बाद बिलासपुर जिले में 1100 स्टैक धान बचा था। प्रथम चरण की नीलामी में 400 स्टैक धान उठ चुका है और अब लगभग 50 स्टैक धान विभिन्न संग्रहण केंद्रों में बचा हुआ है, जिसकी नीलामी की कार्यवाही चल रही है। मुंगेली और बिलासपुर जिले के 4 संग्रहण केंद्रों में रखे अतिशेष 1118 स्टैक धान में से 1068 स्टैक धान की नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अब केंद्रों में 50 स्टैक धान ही शेष बचा है, उसकी भी नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है। बिलासपुर जिला विपणन अधिकारी शंभू गुप्ता की माने तो शेष धान का उठाव भी जल्द करा लिया जाएगा। भंडारण केंद्रों में बचे अतिशेष धान को बारिश से बचाने पर्याप्त इंतजाम है। धान को बारिश से बचाकर सुरक्षित रखने कैप कवर से ढका गया है। संग्रहण केंद्र में रखे धान की निगरानी के लिए पर्याप्त संसाधन और स्टाफ होने की बात कही गई है। हमारे जिले में बिलासपुर और मुंगेली दोनों जिलों का धान का भंडारण हुआ था। हमारे जिले में लगभग 1118 स्टेक चारों संग्रहण केंद्रों में भंडारण हुआ था। इसमें से लगभग सभी स्टेक का नीलामी हो चुका है। 50 स्टेक लगभग अभी शेष है, जिसका नीलामी होना है, जो 1-2 दिन में वो भी हो जाएगा। मतलब कुल मिला के नीलामी और DO के माध्यम से पूरे धान का निराकरण हो गया है। उठाव चल रहा है। उठाव लगभग 20-25 दिन में संपूर्ण उठाव भी हो जाएगा। राज्य शासन द्वारा बचे हुए धान का विक्रय दर निर्धारित कर नीलामी किया जा रहा है। गौरतलब है कि नॉन और FCI को देने के बाद जिले में 1100 स्टैक धान बचा था। अब लगभग 50 स्टैक धान विभिन्न संग्रहण केंद्रों में बचा हुआ है। इन स्टैकों की प्राइस मैचिंग करते हुए उठाव किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स
OPA 1 year course, Computer Operating and Programming Assistant course, Best Classroom Facility. Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।